to all of you. Myself, Mr. Dharmendra Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेटिव। दोस्तों, आज जो है हम रियल एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं जो है धर्मेंद्र कुमार इंटरनल पार्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट को सीखना जरूरी है। तो मैं जो है इंटरनल पार्ट को ध्यान में रखते हुए रियल एनालिसिस शुरू करने जा रहा हूं। तो उसमें फर्स्ट हम जो है सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि किस क्रम से हमको चलना है। मैं प्रयास करूंगा कि उस इंडेक्स पे बना रहूं। इसके लिए हमने जो है रियल एनालिसिस को 5 यूनिट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो यूनिट फर्स्ट हमारे 3 चैप्टर रहेंगे। जो पहला है वो है हमारा सेट एंड इट्स फंडामेंटल। जो फर्स्ट है हमारा सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल। सेकंड है हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी। और थर्ड है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में 3 चैप्टर है हमारा, सेट एंड इट्स फंडामेंटल, पॉइंट सेट टोपोलॉजी और सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। इस यूनिट से लगभग पर हर एग्जाम में लगभग 10 to 15 मार्क्स इक्वेशन पूछ जाते हैं। इस यूनिट में ये जो तीसरा चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर ये चैप्टर अगर आप सही से सीख लिए एनालिसिस में, ये चैप्टर अगर आप सही से सीख लिए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, तो फिर आप रियल को समझ लिए। क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस आता है तो आप रियल एनालिसिस के किसी भी टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज यूनिट 1 था हमारा। यूनिट 2 में हमारा है, यूनिट 2 में जो पहला चैप्टर हमारा वो है फंक्शन एंड देयर टाइप। फंक्शंस एंड देयर टाइप। फंक्शन का आइडिया हम यहां भी लेंगे पॉइंट सेट एंड इट्स फंडामेंटल में, बट जब हम यूनिट 2 शुरू करेंगे तो फिर वहां पे हम देखेंगे फंक्शन क्या, फंक्शन के कितने टाइप हैं, इवेंट फंक्शन, आउट फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन जो भी हैं सब देखेंगे। डिस्टेंस फंक्शन ऑफ कोर्स, देयर टाइप देखेंगे। सेकंड हमारा चैप्टर रहेगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको एलसीडी कहते हैं। एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तीसरा हमारा रहेगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और चौथा हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ एलसीडी। एप्लीकेशन ऑफ ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एलसीडी। पांचवा चैप्टर हमारे इसमें जो रहेगा वो रहेगा क्या, पावर सीरीज। पावर सीरीज। इस यूनिट से, यूनिट सेकंड से लगभग पर एग्जाम में 20 to 30 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 2 है हमारा। यूनिट 2 सबसे बड़ा यूनिट है एक्चुअली, जिसमें फंक्शन एंड देयर टाइप,
एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। मैं चाहता तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसी में देख सकता था, बट नहीं, उसके लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया है और इसको अच्छे से बताया जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का एप्लीकेशन है, रोल्स थ्योरम, काची मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांज थ्योरम और जो भी थ्योरम, उसको एप्लीकेशन ऑफ एलसीडी में देखेंगे। फिर हमारा 5 आएगा पावर सीरीज, जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सब जो भी है वो देखेंगे। तो लगभग 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में, CSIR के एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट 3 है हमारा, यूनिट 3, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये हमारा यूनिट में डिवाइड करने का ये था कि अगर आपको रिजल्ट टफ लगता है या ऐसा लगता है कि यार मुझे सब नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप यूनिट को छोड़ सकते हैं। एक टॉपिक को छोड़ना उचित नहीं है, आप यूनिट को छोड़ सकते हैं कि चलो यार ठीक है, मुझे नहीं आता है तो मैं यूनिट 2 को छोड़ देता हूँ। फिर भी आपके पास 4 यूनिट बचे रहेंगे, लगभग 30 या 40 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास यूनिट बचा रहेगा। लेकिन यूनिट 2 को कभी मत छोड़िएगा, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट 3 में हम देखते हैं, यूनिट 3 में हमारा एक ही है चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर देखा, बट यहाँ पे फंक्शन देखेंगे, एक ही चैप्टर है हमारा, और लगभग 4.752 एक्चुअली 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में यहाँ से आता है, CSIR के एग्जाम में यहाँ से आता है। यूनिट 4 है हमारा, यूनिट 4, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है रीमान इंटीग्रेशन। सेकेंड है हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। थर्ड है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहां से लगभग पर एग्जाम में अब कभी कभी तो इसमें से आता है रीमान इंटीग्रेशन का या फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तो यहां से हम कहते हैं कि 0 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हो जाता है। कभी कभी एक भी नहीं होता है, और कभी कभी होता है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको छोड़ना चाहते हैं कि हाँ मैं रियल सब नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो आप यूनिट 4 को छोड़ सकते हैं, रीमान इंटीग्रेशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आप इतना कुछ इधर जान चुके हैं कि अगर ये न भी जाने तो भी कोई वो नहीं है, बट अगर आप जानेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके आगे PhD के लिए, रिसर्च के लिए आपको क्या अच्छा लगता है ये आपका यहां से क्लियर होता है। यूनिट 5 जो हमारा है, यूनिट 5, इसमें केवल एक चैप्टर है, वो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ये हमारे 5 यूनिट हैं, जिसमें पहले में ये था, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथा ये, 5वां ये, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो मेरा क्या है कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं कि रियल एनालिसिस में कोई यूनिट छोड़ूं, तो आप यूनिट 4 को छोड़िएगा, बाकी और कोई यूनिट आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यूनिट 5 जो है सीक्वेंस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इससे पर साल लगभग 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन हमेशा इसका लगा रहता है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, एक्चुअली मैं इसके बारे में कुछ खास बताना चाहूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली रियल एनालिसिस है ही है। अगर
आप रियल एनालिसिस पढ़े हैं तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़े हैं। मेन रियल एनालिसिस का टॉपिक यही है। अगर आपसे कोई पूछता है या किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप रियल एनालिसिस में क्या पढ़े हैं, तो आप ये बताएं कि मैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ा हूं। क्योंकि ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले सीक्वेंस जानना चाहिए, फिर सीरीज जानना चाहिए, फिर फंक्शन जानना चाहिए। फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, हर चीज जानना है आपको। यानी ये अगर आप जानते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन अगर आपको पता है, तो आप ये सब पढ़े हुए हैं, ये सब आप पढ़े हुए हैं, तब आप कहीं इस बात को जान सकते हैं। तो रियल एनालिसिस का मेन टॉपिक यही है, और इसको कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन भले मतलब 8 या 10 मार्क्स का लगा रहता है, पर ये हर एग्जाम में यहां से आता है क्वेश्चन। आप एनबीएचएम क्वेश्चन देखेंगे तो अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में 3 क्वेश्चन देंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से। तो यहां से ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट हमारा है। इसको आप छोड़ सकते हैं यूनिट 4 को अगर चाहें तो। यूनिट 5 भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना है। यूनिट 3 तो हमारा इम्पोर्टेंट है ही, यूनिट 1 हमारा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा इंडेक्स रहा, इस इंडेक्स पे मैं चलने का प्रयास करूंगा। देखेंगे रियल एनालिसिस का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है, सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल। आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं कि सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसका थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेट का डेफिनेशन, फिर सबसेट का, पावर सेट, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके बाद देखेंगे फंक्शन। यहाँ 1 फंक्शन, 1 अनटू, बाइजेक्टिव, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या, काउंटिंग ऑफ फंक्शन, और फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो आ जाएगा क्या, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, तो इस चैप्टर में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। तो पहला शुरू करते हैं सेट। तो सेट जानने से पहले मुझे ये जानना होगा कि व्हाट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सिंपली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, जो भी हो, उसमें कोई एम्बिग्यूट ना हो। एम्बिग्यूट एक नया वर्ड है जो कंफ्यूजन का वर्जन है। एम्बिग्यूट, इसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, यानी कोई कंफ्यूजन ना हो, उस ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन लेते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो जैसे इसको मैं अगर एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं, तो जैसे मैं ये कहूं कि ये 10 मार्कर यहाँ रखा हुआ है, इसमें ब्लैक, ब्लू, ग्रीन सभी कलर के हमारे मार्कर रखे हुए हैं, 10 मार्कर, और मैं आपसे कहूं कि मुझे एक मार्कर दीजिए, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार कौन सा मार्कर दूं, कौन सा मार्कर ये मांग रहे हैं। ये इम्बिग्यूट है, यहाँ वेल डिफाइंड की बात नहीं है, वो क्लियर नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे रेड कलर का मार्कर दीजिए, तो आप बिल्कुल क्लियर, मतलब इसमें कोई एम्बिग्यूट नहीं है,
ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें कोई एम्बिग्युइटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ऑब्जेक्ट हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट those object in which no any ambiguity, बीच में लिखी कंफ्यूजन, बिटवीन देम, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अब हम सिंपली ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में देख लिए कि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और एक सिंपली ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम कलेक्शन बनाए ऑब्जेक्ट का, तो भी दो पार्ट में होगा, एक तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन और एक होगा क्या? सिंपली ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। तो सिंपली ऑब्जेक्ट का कलेक्शन और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन दोनों सेम होगा, बट इसमें अंतर लाने के लिए, नाम में अंतर लाने के लिए हम एक नए वर्ड का यूज करते हैं, और जिसे क्या कहते हैं? सेट। इसे सेट का नाम दिया गया है। सिंपली ये कलेक्शन ही है, बस इसमें ये है कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं उनका कलेक्शन है ये सेट। एक्चुअली आप जानते भी होंगे कि सेट एक इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जिसका सबसे ज्यादा मीनिंग है, लेकिन सही मीनिंग कहीं नहीं है। ये सेट केवल एक समझ लीजिए कि यहाँ के लिए मैथमेटिकल टर्म है ये, बाकी कलेक्शन ही है सिंपल। तो हम देखते हैं सेट का डेफिनेशन। सेट है क्या? सेट का डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज एन collection of well defined object। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट अगर हम चूज करते हैं तो उनका कलेक्शन अगर हम बना दें तो सिंपली उसी को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। जनरली सेट इज denoted by capital letter A, B, C, D and so on। जनरली ये बात कहा गया है कि जनरली हम जो है सेट को कैपिटल लेटर से ज्वाइंट करते हैं, एंड मेंबर ऑफ सेट इज denoted by small letter A, B, C, D and so on। ये जनरली है, कभी किसी केस में हो भी सकता है कि स्मॉल लेटर से सेट को डिनोट किया जाए और कैपिटल लेटर से एलिमेंट को, बट जनरली हम लोग जो है सेट को कैपिटल लेटर ए से A, B, C, D एंड सो ऑन डिनोट करते हैं, और उसके मेंबर जो होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ये सेट का डेफिनेशन रहा। डेफिनेशन आप लोग समझते होंगे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो क्या है? हमारा सेट है। अब हम देखते हैं क्या? रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या रिजल्ट और क्या ऑब्जर्वेशन है ये हम देखते हैं। जो हमारा पहला रिजल्ट है, वो फर्स्ट हमारा जो रिजल्ट है वो ये कहता है जो पहला है हमारा वो कहता है कि इन अ सेट ए एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीट।
मतलब किसी सेट में एक ही एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता, यानी दो या दो बार से ज्यादा जो है एक ही सेट में एक ही एलिमेंट नहीं आ सकता है। यानी जो भी एलिमेंट रहेंगे सेट के वो क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, या ये कह सकते हैं कि वो सेम नहीं होंगे। तो दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन में, ये ए हम कह दें, ये बी कह दें, ये वन का ए और बी पार्ट है, ए और ये बी पार्ट है। इफ एन एलिमेंट element x is in A, we write x belong to A and read x belongs in A। ये हमारा कि अगर इफ एन एलिमेंट x इज इन A, अगर x हमारा A का एलिमेंट है तो हम इसको लिखते हैं कि x बिलोंग कर रहा है A में, और रीड करते हैं कि x बिलोंग टू A या बिलोंग इन A। इफ, और इसी का अगर ये हम देखें कंट्राडिक्शन देखें अगर बी का, तो बी का ये पार्ट है, इफ x इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, we write x does not belong to A and read x does not belong to A। ये हमारा कि अगर x A का एलिमेंट नहीं है तो इसको हम इससे इस तरह लिखते हैं कि x does not belong to A एंड रीड करते हैं कि x does not belong to A। ये हमारा पहला रिजल्ट रहा। अब दूसरा रिजल्ट हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारा। रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन में ये हमारा दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये कहता है टू सेट A and B are said to be equal if they have same element। दो सेट को हम इक्वल कब कहेंगे, जब उन दोनों सेटों में जो एलिमेंट रहेंगे वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दैट इज इफ A belong to A imply A belong to B, and if B belong to B imply B belong to, यानी अगर A कोई एलिमेंट है A का तो ये इंप्लाई कर रहा है कि A क्या होगा, B का भी एलिमेंट होगा। ये कब होगा, जब दोनों सेट आपस में क्या होंगे, टू सेट A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। अगर वो दो सेम एलिमेंट रखते हैं तो उन दोनों सेट को क्या कहेंगे, इक्वल, एंड डिनोटेड एज A इक्वल टू B। दैट इज अगर हमारा दो सेट अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि A में जो भी एलिमेंट होगा वो B में भी होगा, और B में जो भी एलिमेंट होगा वो आपस में वो A में भी होगा। तो
दो सेट को हम इक्वल तब कहेंगे जब दोनों सेट में एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन है। थर्ड हमारा ऑब्जर्वेशन है, थर्ड देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारा, ये रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन है। ये क्राइटेरिया हमको मान के चलना होता है सेट के बारे में, अब कोई बेसिक जो है। अब हम देखते हैं क्या थर्ड रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन है। इफ सेट हैज no any element, इसका मतलब अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, देन इट इज डिनोटेड बाय हाई ये एंड called empty or null set। अगर सेट में एक ऐसा हमको सेट मिल जाए जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको हम फाइव से डिवाइड करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी और नल सेट। ये हमारा तीसरा रिजल्ट रहा। एम्प्टी सेट क्या होता है आप समझ गए होंगे, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, या उसी को नल सेट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन में। हमारा फोर्थ जो रिजल्ट है वो ये है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये कभी कभी गलती हो जाती है लोगों से। जैसे इफ a इक्वल टू 1 2 3, ये हमारा सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3, एंड b इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब b हमारा जो सेट है उसमें 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट है। तो मैंने कई जगह देखा है कि बच्चे क्या लिखते हैं कि b इक्वल टू, अब सेट में ये बना के और a और 4, अब कहते हैं कि ये जो हमारा सेट है a यानी 1 2 3 इसमें है और a में 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये जो सेट a है वो b का एक मेंबर है। वो मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं कि a हमारा क्या है, b का एक एलिमेंट है, जबकि ये वास्तव में ऐसा नहीं लिखा जाएगा। ये a b का एलिमेंट नहीं होगा, a b का सबसेट होगा, वो डिफिनेशन आएगा बाद में, बट a b का मेंबर नहीं होगा एज ए एलिमेंट के रूप में ये मेंबर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सोचिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको b इक्वल टू, अब एक हम क्या लिखेंगे, सेट के अंदर सेट 1 2 3 और ये सेट और फिर यहाँ पे 4। अब सेट के अंदर सेट आ गया, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा नहीं हो सकता। b डज नॉट इक्वल टू ये, b होगा क्या, b बराबर ये किसके इक्वल होगा, a यूनियन 4, यानी a जो हमारा सेट है इस एलिमेंट में अगर हम 4 को ऐड कर दें तो जो हमारा सेट बनेगा वो b होगा। तो a हमारा क्या हो गया, यहाँ b का एक सबसेट हुआ, मेंबर नहीं हुआ, ये एलिमेंट नहीं हुआ b का। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब ध्यान रहे आपको। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं सेट से रिलेटेड एंड कैसे इसको हम हैंडल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक ही सेट का कैसे दो नोटेशन होता है और कैसे हम दो सेट को एक इक्वल सेट के बाद में लिखते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट, लेट a इक्वल टू n बिलोंग टू n सच डेट
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स है हमारा, ये हमारा ए सेट है हमारा कि एक्स में वो नेचुरल नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा है हमारा क्या, ये पहला है और ये हमारा दूसरा क्या है, ये सही से मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों लेट हो गया शायद इसीलिए। तो ठीक है, दूसरा हमारा जो क्या है, दूसरा एग्जांपल, ये हमारा ऐसा सेट है कि x बिलोंग टू n सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस यहाँ पे 4 है हमारा, या माइनस यहाँ पे यहाँ प्लस हो गया है, कह रहा है कि वो नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम दोनों सेट का देखते हैं कि दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, एक्चुअली इसको देखते हैं पहले वाले को। तो वो हमारा नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, या एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, या एक्स इक्वल टू 2। और ये 2 बार है सोल्यूशन हमारा, तो 2 जो है 2 बार इसका सोल्यूशन होगा। यानी एक्स में को ये ए में हमारा क्या आएगा, 2,2। बट हमारा रिजल्ट ये कहता है, रिजल्ट 1 की सेट में एक ही एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता। इसका मतलब हम एक ही 2 बार लिखेंगे केवल, यानी सेट हमारा क्या है, ए है। और ये क्या होता है, सिंगलटन सेट है हमारा। यानी ये जो सेट कह रहा है कि ऐसे नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 2 ही हमारा केवल एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया, सिंगलटन सेट आ गया। दूसरे में देखते हैं हमारा क्या दिया है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, या एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, या एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -2 का -2। अब ये हमारा क्या आ गया, -2 का -2। हम ए में लिख दे क्या कि ए में हमारा क्या आ रहा है, -2। बट ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। -2 हमारा नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर हम कह सकते हैं 0 को हटा के, तो ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। बट ये हमारा जो -2 है ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, इम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते। ये हमारा क्या हो गया, इम्प्टी सेट हो गया। ये हमारा सेट रहा। सेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन थे, और ये हमारा 1 2 एग्जाम्पल। जो 5th ऑब्जर्वेशन है हमारा, वो है इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में वो सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट, जो हम इनफाइनाइट उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एक्चुअली हमने ये सेट का डेफिनेशन देखा और थोड़ा सा मैंने इसका जो है ऑब्जर्वेशन, इनफाइनाइट या फाइनाइट सेट जो भी है एलिमेंट, कुछ लोग सेट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम एक ऑर्डिनरी सेट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट, जिसपे कई सारे वो कंफ्यूजन अभी भी बने हुए हैं। बट अब ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आइडिया क्यों आया, कुछ लोग कहते हैं कि सेट का मेंबर जो है वो सेट नहीं हो सकता। यानी ये हमारा कोई सेट है, ये हमारा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है हमारे ए बी सी एंड ए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ए जो हमारा ये जो सेट है वो इसी सेट का मेंबर नहीं हो सकता। जैसे ये मैं कहूं कि सभी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बनाइए
जो मार्कर नहीं है। तो मार्कर को छोड़ के आप जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं सबका आप कलेक्शन बनाएंगे वो सेट होगा। अब जो सबका कलेक्शन बना है, जो एक सेट बना है, वो भी तो मार्कर नहीं है, तो वो भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और मार्कर नहीं है, तो उसको भी तो उस कलेक्शन में आना चाहिए। इसका मतलब ये कलेक्शन में उसको आना चाहिए। तो ये सेट जो है सेट का मेंबर हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अगर एक टोकरी लें और उस टोकरी में कुछ फल रखें, तो ये फल है हमारा, बट उसी टोकरी में हम उस टोकरी को नहीं रख सकते हैं। एक टोकरी लें, एक टोकरी में हम फल रखें, तो फल तो हमारे एलिमेंट हो गए बस, बट उसी टोकरी में हम उस टोकरी को नहीं रख सकते हैं, यानी इस सेट में इस सेट को नहीं रख सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है। तो इसके आधार पर सेट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको एक कहते हैं ऑर्डिनरी सेट और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। तो जो हमारा पहला होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी सेट, और जो दूसरा हमारा वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। जैसे डिफिनेशन से ही लग रहा है कि ये ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सेट की बात कर रहा है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वो एक्स्ट्रा चीजों की बात कर रहा है। तो ऑर्डिनरी सेट में जनरली वो सेट होते हैं जो सेट का मेंबर नहीं हो सकता, यानी ऐसा सेट ए हमारा है जिसमें ये ए कंटेंट नहीं हो सकता, यानी उसी सेट में उसी टोकरी में उस टोकरी को नहीं रख सकते हैं, वो हमारा ऑर्डिनरी सेट है। बट जिस सेट में हम उस सेट का मेंबर बना सकते हैं, उस एलिमेंट उसको उस सेट का एलिमेंट बना सकते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट कहते हैं, यानी ए एज अ मेंबर ऑफ ए। ये जो ए हमारा सेट है वो ए का मेंबर हो सकता है, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। और ऑर्डिनरी में ए कैन नॉट बिलोंग टू ए, कभी इसका मेंबर नहीं हो सकता। और इसको हम, ये जो हमारा ऑर्डिनरी सेट है, ये इसका मेंबर नहीं हो सकता, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं क्या, AXIOM, एक्जियम ऑफ रेगुलरिटी। एक्जियम ऑफ रेगुलरिटी ये कहती है कि ये जो हमारा सेट है वो सेट उसी सेट का मेंबर नहीं हो सकता, ये एक्जियम ऑफ रेगुलरिटी कहती है। बाकी कुछ लोग अभी भी हैं जो इसको मानते हैं, तो हमको ये नहीं पढ़ना है, इस ऑर्डिनरी सेट के बारे में नहीं डिस्कस करना है। जनरली हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी सेट की ही बात किया गया है, तो हम ऑर्डिनरी सेट को ही देखेंगे। और ये एक्जियम ऑफ रेगुलरिटी ये कहती है कि जो है सेट एलिमेंट का मेंबर नहीं हो सकता है, सेट जो है कुछ सेट का मेंबर नहीं हो सकता है। ये हमारे एक्जियम ऑफ रेगुलरिटी रहे। और भी कई एक्जियम आए थे सेट पे, जैसे एक्चुअली 10 एक्जियम है, 10 एक्जियम है हमारे, जिसमें जो जरूरी एक्जियम है, 2 एक्जियम जरूरी हैं। जैसे पहला है हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, जो आता है जब अगर हम बाउंडेड अनबाउंडेड सेट के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल आता है। और दूसरा हमारा एक्जियम आता है क्या, एक्जियम ऑफ चॉइस। एक्जियम ऑफ चॉइस काफी इंपॉर्टेंट एक्जियम है, एक्जियम ऑफ चॉइस। तो इसको तो हम यहाँ सीख सकते हैं, एक्जियम ऑफ चॉइस क्या है यही सीख सकते हैं, बट वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को यहाँ सीखना थोड़ा उचित नहीं रहेगा। एक्जियम ऑफ चॉइस ये कहता है कि अगर ए हमारा नॉन एम्प्टी है, अगर ए हमारा नॉन एम्प्टी है, तो ए में कोई ना कोई एक एलिमेंट हो, ए हमारा सेट है और वो अगर नॉन एम्प्टी है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा। तो एक्जियम ऑफ चॉइस ये कहती है कि वी कैन चूज वन एलिमेंट of we can choose one element from each set of non-empty set. We can choose one element from each set of a non-empty set. किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से हम एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं। ये हमारा
एग्जाम ऑफ चॉइस है। ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? आप पढ़े होंगे कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ओपन इंटरवल आर काउंटेबल। जैसे ये बहुत फेमस हमारा स्टेटमेंट है और इस पे कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल ओपन, यहाँ ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है। ओपन डिस्टिंक्ट सब इंटरवल या इंटरवल कह सकते हैं, इंटरवल आर काउंटेबल। सेट ऑफ ऑल ओपन या क्लोज डिस्टिंक्ट इंटरवल आर काउंटेबल। ये बहुत फेमस हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है पेपर में। तो इसके बहुत सारे प्रूफ हैं, इस स्टेटमेंट के बहुत सारे प्रूफ हैं, काफी लंबे लंबे प्रूफ हैं, काफी गंदे प्रूफ हैं। बट अगर हम एग्जाम ऑफ चॉइस जानते हैं, एग्जाम ऑफ चॉइस अगर हम जानते हैं तो इसकी प्रूफ को वो 2 लाइन में बना देता है। क्योंकि हम एग्जाम ऑफ चॉइस जानते हैं कि फ्रॉम ईच नॉन इनपुट सेट वी कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट। तो हम अगर हम ये सेट ये हम ले लें जिसमें हम ये हमारा इंटरवल का कलेक्शन है, ये मान लो हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं, ये हमारा इंटरवल है, ये कलेक्शन है हमारा, और ये सब इंटरवल है तो नॉन इम्पटी है, जाहिर सी बात है, और ये सब डिस्टिंक्ट है। तो जब सब डिस्टिंक्ट है और सब नॉन इम्पटी सेट है तो हम एग्जाम ऑफ चॉइस से हर इंटरवल से एक एक रेशनल नंबर चूज कर सकते हैं, एक एक रेशनल नंबर भी चूज कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन इम्पटी है। तो हम हर इंटरवल से जब एक एक रेशनल नंबर चूज कर सकते हैं, R1, R2, या R3, ये R4 एंड सो ऑन, और ये हमारे सभी RI क्या होंगे कि रेशनल नंबर के एलिमेंट होंगे। तो इतना तो हम जानते हैं कि क्यू हमारा काउंटेबल सेट होता है, और जब सभी RI क्यू में है हमारे तो हम RI कितने चूज कर सकते हैं काउंटेबल पर, यानी जितने भी ये इंटरवल आएंगे सबसे हम एक एक R1, R2 चूज कर सकते हैं, और R1 हमारा RI काउंटेबल है तो यानी कितने इंटरवल इसमें आएंगे, काउंटेबल ही तो आएंगे। ये है हमारा एग्जाम ऑफ चॉइस। यहाँ से एग्जाम ऑफ चॉइस ये हमारा जो प्रूफ है ये बिल्कुल मतलब कहीं लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसीलिए एग्जाम ऑफ चॉइस इम्पोर्टेंट है। ये हमारा एग्जाम ऑफ चॉइस रहा है। एग्जाम ऑफ रेगुलरिटी हमने देख लिया कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट है और ये ऑर्डिनरी सेट है। तो सेट हमारा थोड़ा सा हमने जो आइडिया दिया था, हमने सेट के बारे में आइडिया दे दिया, बाकी तो आप पढ़े ही होंगे सेट के बारे में। अब दूसरा हमारा टॉपिक शुरू होता है क्या, सबसेट। व्हाट इज सबसेट? तो सबसेट क्या है? सबसेट की जनरली 2 डेफिनेशन है और दोनों डेफिनेशन से कुछ अलग अलग रिजल्ट निकल के आते हैं। तो हम दोनों डेफिनेशन को यहाँ देखेंगे। पहला, लेट ए एंड बी बी टू सेट। we say A is सबसेट ऑफ B। ए बी का सबसेट तब होता है, हम तब कहते हैं we say A is सबसेट ऑफ B if for all A belong to A। ए का सभी एलिमेंट इंप्लाई करते हैं कि A belong to ए का सभी एलिमेंट किस में हो जाए, बी में हो जाए, तो हम उस सेट को बी का सबसेट कहेंगे। एंड डिनोटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हमारा सबसेट का वो है, ये होता है। अब इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो कह रहा है कि हम ए और बी 2 सेट लेते हैं, तो ए को बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए में जितने मेंबर हों सब बी में आ जाए। तो यहां से हम देखें कि फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी, इंप्लाई ये कर रहा है कि बी में है, यानी बी के सभी एलिमेंट बी में है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी हमारा बी का एक क्या है,
सबसेट है। इस डिफिनेशन से कि अगर ए हमारा सबसेट है बी का, तो ए का सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो बी का सभी एलिमेंट तो बी में है ही, इसका मतलब बी हमारा क्या है, बी का एक सबसेट है। ये हमारा फर्स्ट डिफिनेशन था। सेकंड हम देखते हैं सबसेट का, इसी का वर्जन है जो सेकंड डिफिनेशन है। वो कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए बिलोंग टू ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू बी। यानी बी में वैसे एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं। इसका मतलब ये है कि ए बी में वैसा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में नहीं है। जिसका मतलब सिंपल यही हो गया कि ए का हर एलिमेंट बी में है, यानी बी में वैसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए का जो हर एलिमेंट है वो बी में है। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि ए हमारा सबसेट है बी का, इसी का वर्जन है, ए सबसेट है बी का। अब यहां से हम देखें कि अगर यहां से हम देखें सेकंड डिफिनेशन ये कहता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए बिलोंग टू ए सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू बी। यानी बी में वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है। तो हम ए को क्या कहेंगे, बी का सबसेट कहेंगे। यानी ए का हर एलिमेंट बी का एक एलिमेंट है। तो यहां से अगर हम ए को ले ले, क्या ए इक्वल टू अगर फाइव हमारा है, तो फाइव में वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में है, क्योंकि यहां से देख रहे हैं कि बी में वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है। तो ए बी का सबसेट है। तो ए अगर हम फाइव ले लें तो फाइव में वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में है, और फाइव में ऐसा कोई एलिमेंट है भी नहीं जो ए में भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइव इज एन सबसेट ऑफ बी। फाइव बी का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। तो पहले डिफिनेशन से हमारा ये हुआ कि बी का सबसेट हो गया, और दूसरे डिफिनेशन से क्या हुआ हमारा कि जो इम्प्टी सेट है वो सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये दोनों डिफिनेशन से ये पता चला कि सबसेट जो है किसी भी सेट का हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एक तो सेट होगा और एक फाइव होगा, उसके अलावा और भी सबसेट हो सकते हैं, बट सेट और फाइव हमेशा उस सेट के सबसेट होंगे। तो जो हमारा अगर कोई भी हमारा बी अगर नॉन इम्प्टी सेट है तो बी और फाइव उसके हमेशा सबसेट एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा भी उससे सबसेट होंगे, बट ये तो हमेशा सबसेट होंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम ये ले लें, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, अगर ये हमारा कोई सेट है तो इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं हम देखते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, ये खुद सबसेट हो जाएगा। एक हमारा क्या हो गया, फाइव हो जाएगा, इम्प्टी सेट होगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और फिर और ये तो आ ही गया है। यानी ये हमारे टोटल सबसेट हो जाएंगे। ये हमारा कोई सेट है 1 2 3 का, तो ए 5 1 2 3 सेट में 1 2 1 3 2 3, ये सारे इस सेट के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो यही ये हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया। अभी हमने ये देखा कि कोई भी हमारा नॉन इम्प्टी सेट है या इम्प्टी सेट है तो सेट हमेशा उस सेट का क्या है, सबसेट है। सेट जो है उस सेट का हमेशा क्या है, सबसेट है। यानी यहां से हम डिफिनेशन लाते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट तो कोई भी हमारा नॉन इम्प्टी सेट अगर ए है तो ए और फाइव हमेशा उसके सबसेट होंगे। तो ए और फाइव हमेशा क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। किसी किसी बुक में केवल ए को यानी सेट को इम्प्रॉपर सबसेट कहा गया है, बट ए और फाइव दोनों इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो
if A is an non-empty set, then subset of A and phi are called improper subset. Other than A and phi called proper subset. ये हमारा डिफिनेशन रहा कि अगर ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो जो ए और फाई उसके सबसेट होंगे वो हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, और ए और फाई को छोड़ के अदर देन ए एंड फाई कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ए और फाई को छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा, अगर ए हमारा क्या है 1 2 3 है तो इसके सबसेट जो भी होंगे हमारा ए था, फाई था, 1 था, 2 3 1 2 1 जो भी है हमारे, तो ए और फाई तो ये हमारे इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। बाकी इसके जितने भी और सबसेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन। कभी कभी ओनली ए को इम्प्रॉपर सबसेट किसी किसी बुक में कहा गया है, बट ज्यादातर बुकों में ए एंड फाई दोनों को जो है इम्प्रॉपर सबसेट लिया गया है। तो हम जो है ए एंड फाई दोनों की प्रॉपर सबसेट मानते हैं, और कोई भी आप मान के एग्जाम्पल या एग्जाम में कुछ आंसर दे सकते हैं, गलत नहीं होगा, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या इसका भी रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन। रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन जैसा कि हमने सेट का रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन देखा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, वो इसमें ऐसे सबसेट में भी है। तो पहला हमारा जो पहला है रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन में, वो क्या है? पहला है हमारा कि 2 सेट A and B are said to be equal if they have same element। दो सेट को हम इक्वल तब कहते हैं जब दोनों क्या रहते हैं? सेम एलिमेंट रखते हैं। अभी हमने पहले सेट का जो रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन था उसी का ये भी है, बट इसको हम सेट के थ्रू दिखाए थे, वहां सबसेट का डिफिनेशन नहीं आया था, बट यहाँ पे सबसेट का डिफिनेशन आया है। तो हम सबसेट के थ्रू दिखाएंगे कि ए और बी को इक्वल कब कहेंगे। तो ये तो डिफिनेशन है कि ए और बी को इक्वल तब कहेंगे जब दोनों सेम एलिमेंट रखते हैं, बट सबसेट के थ्रू कैसे दिखाएंगे? दैट इज फॉर ऑल A belong to A imply A belong to B। जैसा कि मैंने डिफिनेशन देखा था, इसका मतलब ये हो गया कि ए हमारा क्या हो गया? सबसेट हो गया बी का। ये हमारा सबसेट हो गया बी का। एंड फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी इंप्लाइज बी बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा बी सबसेट हो गया, सॉरी, जो हमारा सेट में डिफिनेशन था कि अगर दो को हम तब इक्वल कहेंगे जब वो दोनों क्या रखेगा? सेम एलिमेंट रखेगा। सेम एलिमेंट रखने का मतलब अगर ए में है तो ए बी में भी होगा, और अगर बी में है तो बी ए में भी होगा। सेम एलिमेंट रखेंगे, इसका मतलब जो भी एलिमेंट ए का होगा वो बी का होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा।
और यहां से क्या होगा, जो भी बी का होगा वो ए का होगा, इसका मतलब बी सब्सिट्यूट हो जाएगा ए का। दैट इज ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ। ये सबसेट के थ्रू रिप्रेजेंट रहा कि हम ए और बी को अगर ये हमको शो करना है कि दोनों इक्वल हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेकंड हमारा रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन है, सेकंड है हमारा। सेकंड में ये है कि द नोटेशन ये जो हमारा सबसेट ये नोटेशन है, इसके बात कर रहा है कि नोटेशन इतना इज नोटेशन ऑफ सबसेट इंक्लूडिंग इक्वलिटी कंडीशन। यानी ये जो हमारा ये हमारा जो नोटेशन है सबसेट का, ये सिंपली सबसेट का नोटेशन है भी, लेकिन इसमें एक और इंक्लूड है, वो है इक्वलिटी का नोटेशन। दैट इज इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी दो सेट हैं और ये आपस में ये इक्वल बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। यहाँ पे ये जो हमारा कंडीशन है ये वाला, ये इक्वलिटी का भी कंडीशन वो शो करता है। तो ये है, तो ये हमारा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ ए इज प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ए हमारा प्रॉपर सबसेट हो जाए तो फिर ये इक्वलिटी कंडीशन हट जाएगा, क्योंकि ये तो तब होगा जब आपस में इक्वल हो। तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इंप्लाई ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हमारा है कि अगर प्रॉपर है तो ये होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये दूसरा रिजल्ट ऑब्जर्वेशन अभी चल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां से हम देखा कि अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो ये नोटेशन है हमारा कि हमारा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इंप्लाई ये करता है कि ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। और ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। डेट इज if A is improper subset, A is proper subset of B including क्योंकि हमने 5 क्या माना है, इम्प्रॉपर सबसेट माना है, तो इसीलिए हमने ए इज प्रॉपर सबसेट हो, ए हमारा प्रॉपर सबसेट हो या 5 हो, तो हम इसको ऐसे नोट करेंगे। इफ ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी अदर देन 5, देन वी राइट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। मेरा लिखने का मतलब ये हो गया कि यहां से इसको हम तभी ये लिख सकते हैं जब ए हमारा क्या हो, इम्प्रॉपर सबसेट हो बी। ये लिखने का मतलब ये है। ये हमारा रिजल्ट ऑब्जर्वेशन रहा। एक्चुअली हम जो है
यहाँ रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन में देखे तो हमको ये लगा कि हमको ये नहीं लिख सकते हैं, बट जनरली जो है सबसेट का जहां भी नोटेशन आएगा जिसमें ये रहेगा, क्योंकि वो कह दिया कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ये कह दे तो हम नोटेशन यही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये हमारा प्रॉपर सब ग्रुप है या इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। जब ये कह दे कि हाँ ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है या प्रॉपर सब ग्रुप है, तो अगर प्रॉपर कहे तो फिर इसका नोटेशन यूज करेंगे, और इम्प्रॉपर कहे तो यही रहने देंगे। बट अगर कुछ नहीं कहता है और ये कहता है कि ये सबसेट है बी का, तो हम यही नोटेशन यूज करेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है कि प्रॉपर सबसेट है। तो नोटेशन जनरली जब पता चल जाएगा तब इसका नोटेशन का यूज करेंगे, और जब जनरली हमको नहीं पता है तो हम जो है इसी नोटेशन का यूज करेंगे। तो ये हमारा सबसेट है। सबसेट के थ्रू हमने दिखाया कि जो है एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि सबसेट कैसे होते हैं, और वो सब देखा। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है पावर सेट। तो हमने सबसेट में देखा कि ए जो है बी का सबसेट है अगर, तो ए का हर एलिमेंट बी में कंटेन है। अब ये पावर सेट का आइडिया आया कहां से? अगर ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट है, तो हम क्या करें कि ए के जितने भी सबसेट हैं उस सभी सबसेट को इकट्ठा करें, और सब सबसेट को इकट्ठा करके और फिर एक सेट बनाएं, और जिसमें इन सब सबसेट को रखते हैं, तो वो भी एक सेट होगा। अब उस सेट को क्या एक नया नाम दिया गया, उसको क्या कहा गया? पावर सेट। और पावर सेट एक किसका है? ए का है, तो ये पावर सेट ऑफ ए। लेट ए बी एन नॉन इम्पटी, इंक्लूडिंग इम्पटी भी इसमें इंक्लूड है। ए बी एन नॉन इम्पटी या इम्पटी सेट। पावर सेट ऑफ ए का हमेशा पावर सेट डिफाइन करते हैं, यानी किसी सेट का हमेशा पावर सेट डिफाइन करते हैं। द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए एंड डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। यानी ए के जितने भी सबसेट हों उनका अगर हम एक सेट बना दें तो उसी को हम क्या कहेंगे? पावर सेट है। दैट इज पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू बी सच दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ ये नोटेशन यूज किया गया, इसका मतलब बी हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों, यानी सभी सबसेट आएंगे। तो हम पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया हमारा कि वो ऐसा एलिमेंट रहेगा इसमें जो बी ए का क्या हो? सबसेट हो। तो सभी सबसेट का अगर हम एक सेट बनाए तो क्या होगा? हमारा पावर सेट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि पावर सेट है क्या एक्चुअली। पावर सेट से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो अभी आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे। रिजल्ट एक है इसमें हम ये देख लेते हैं। रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट ये कहता है कि पावर सेट कैन नॉट बी इम्पटी। किसी भी सेट का पावर सेट का भी इम्पटी नहीं हो सकता। रिजल्ट कहता है क्या कि पावर सेट ऑफ एनी सेट कैन नॉट बी वो फाई कभी हो ही नहीं सकता है। और अब ये देख भी लिए होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर ये हमारा कोई भी
नॉन एम्प्टी सेट है हमारा, तो ए और 5 तो इसके हमेशा सब सेट हो रहे थे, यानी पावर सेट ऑफ ए में ए और 5 तो हमेशा कंटेन होंगे, यानी पावर सेट ए कभी एम्प्टी नहीं होगा अगर ये एम्प्टी नहीं है। तो अगर ए हमारा एम्प्टी भी हो जाता है तब भी जो एक सबसेट होगा उसका ये 5 भी एक सबसेट होगा ही। और पावर ऑफ ए जब हम बनाएंगे पावर सेट ए, तो उसमें 5 तो कम से कम कंटेन होगा, ये 5 तो कम से कम कंटेन, इसका मतलब ये भी एम्प्टी नहीं है। ये सिंपली 5 और इसमें दोनों में अंतर ये है कि ये एम्प्टी है और ये नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें 5 कंटेन है। ये नॉन एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और इसमें 5 एक एलिमेंट है, वो भले ही एम्प्टी एलिमेंट है बट एक एलिमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ से ये हो गया कि पावर सेट ए, अगर ए हमारा एम्प्टी सेट होता है तो पावर सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट होगा, और अगर हमारा एम्प्टी सेट नहीं है तो कम से कम 2 एलिमेंट होगा, ए और 5। इससे ज्यादा भी होंगे। एक रिजल्ट हम देखेंगे इसमें कि कितने एलिमेंट एक्चुअली होते हैं पावर सेट ए में। तो हमारा रिजल्ट ये रहा कि पावर सेट ए कैन नॉट बी एम्प्टी सेट। देख लिए कैसे क्यों नहीं होता है। दूसरा रिजल्ट हमारा क्या है, ये पहला और दूसरा। इफ ए हैज exactly n एलिमेंट, अगर ए में n एलिमेंट है देन पावर सेट ऑफ ए हैज exactly 2 की पावर n। ये कह रहा है कि अगर ए में हमारे n एलिमेंट हैं तो जो उसका पावर सेट होगा उसमें हमेशा 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। अब यहां से इसी रिजल्ट से आप देख सकते हैं कि अगर ए में हमारा n एलिमेंट है ए में, तो पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। और 2 की पावर n कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पावर ऑफ ए में एम्प्टी तभी हो सकता है जब ये 2 की पावर n जीरो हो जाए, और ये कभी जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि पावर सेट ए कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। ये जो रिजल्ट हमारा दूसरा है कि पावर सेट में हमेशा 2 पावर n एलिमेंट होंगे, इसका प्रूफ है बस। बट प्रूफ जो है वो काउंटेबल सेट में, जब आप एक काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल देखेंगे तो वहां पे मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा कि पावर सेट ए हमेशा जो है 2 की पावर n एलिमेंट कंटेन करता है अगर ए में n एलिमेंट हो तो। ये हमारा पावर सेट का डिफिनेशन था, जिसमें दो हमारा रिजल्ट है कि पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, और दूसरा है हमारा कि 2 की पावर n एलिमेंट हमेशा होते हैं। तो ये भी कह सकते हैं, एक रिजल्ट ये भी बन सकता है कि अगर ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है तो पावर ऑफ ए हमेशा जो है एक से ज्यादा एलिमेंट रखेगा। रिजल्ट तीसरा हम ये कह सकते हैं कि इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट है, देन पावर ऑफ ए contain at least 2 एलिमेंट। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो कम से कम 2 एलिमेंट रखेगा, पावर सेट होगा। वो कम से कम कितना एलिमेंट रखेगा, 2 रखेगा, क्योंकि अगर ए एम्प्टी नहीं है तो n कभी जीरो नहीं होगा, और n कभी जीरो नहीं होगा तो 2 की पावर n हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा या इसके इक्वल होगा, क्योंकि n हमारा क्या है 1 या इससे बड़ा है, जीरो तो कभी होगा नहीं। तो ये हमारा 2 की पावर n हमेशा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो ये कम से कम कितने एलिमेंट रखेगा, 2 एलिमेंट रखेगा अगर ये हमारा एम्प्टी नहीं है तो। ये हमारा पावर सेट रहा। अब हम देखते हैं क्या हमारा जो
है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर denoted by A plus B and defined as A plus B equal to A का मतलब A belong to A and B belong to B। अगर A और B हमारे दो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट हैं तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए और बी का, उसको हम डिनोट करते हैं ए प्लस बी से। ये हमारा नोटेशन है। और डिफाइंड ऐसा होता है कि ए प्लस बी में हमेशा जो एलिमेंट आते हैं वो पेयर में आते हैं, और पेयर कैसा होता है, आर्डर्ड पेयर होता है। आर्डर्ड बोले तो ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो बी का होता है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा बी का मान ए आ जाए और बी किस में कंटेन हो जाए, बी में हो जाए, और ए किस में हो जाए, ए में हो जाए। ऐसा पेयर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जो भी पेयर आते हैं वो आर्डर्ड पेयर आते हैं। आर्डर्ड मतलब पहला एलिमेंट पहले वाले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होगा। ये हमारा डिफिनेशन है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहां से अगर हम एक नोट देखें, नोट इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 5, ये हमारा इम्पीडेंस सेट है और बी नॉन इम्पीडेंस सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। जब ये हमारा इम्पीडेंस सेट है और बी नॉन इम्पीडेंस सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखे हैं कि ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, ए का बी सच डेट ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी किस में है, बी में। अब कह रहा है कि ए हमारा इम्पीडेंस सेट है, तो ए में तो ऐसा एलिमेंट कोई मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमारा पेयर बने। और जब ऐसा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो हमारा पेयर बने, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, हमारा इम्पीडेंस सेट हो जाएगा। सिमिलरली इफ ए डज नॉट इक्वल टू 5, ए इम्पीडेंस नहीं है बट बी अगर हमारा इम्पीडेंस सेट हो जाता है, तब भी ए क्रॉस बी क्या होगा, 5 भी हो जाएगा। एंड अगर ए और बी, ए इक्वल टू बी 5 हो जाता है और बी इक्वल टू बी 5 हो जाता है, तब भी हमारा ए क्रॉस बी क्या होगा, तब भी हमारा 5 ही होगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। अगर आपको याद आ रहा होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़े थे जब वहां रिलेशन हमको डिफाइन करना था, और वहां से हमने डिफाइन किया था रिलेशन इज जब फंक्शन, फंक्शन जो हमारा है वहां से फंक्शन आया था। तो ये वही है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज होगा, इसलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। थोड़ा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एमएससी करके आए हैं तो आपको कुछ तो याद ही होगा, बाकी हम थोड़ा रिपीट करवा दे रहे हैं। और आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या सीधा फोन भी कर सकते हैं। हमारे पास ये नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और यहाँ से जो है थोड़ा रियल आपको मतलब यहाँ थोड़ा रियल का यूज है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल इफ फर्स्ट हमारा है a इक्वल टू 1 और b हमारा क्या है 2, 3,
ये पहला एग्जाम्पल है हमारा। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हमारा लॉजिकल एग्जाम्पल होगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा ए क्रॉस बी होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप सोचिए कि ए कामा बी, ऐसे कि ए हमारा ए का हो और बी बी का हो। अब ए में तो हमारा एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा यहाँ 1 आएगा और इसके बाद क्या आएगा, बी का एलिमेंट आएगा। तो बी में क्या है, 2 है, तो 1 का। फिर इसका 1 है तो 1 का, बी का क्या है 3। अब तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा ये दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम ये देखें कि इफ यहां से नो, इफ ए हैज n element and B has m element, then number of element in A क्रॉस B। हमने ये देखा कि अगर A में हमारा एक एलिमेंट है और B में 2 है, तो जो ए क्रॉस बी में आ रहे हैं इसकी जो पॉसिबिलिटी 1 2 और 1 3 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो जनरली अगर ए में हमारे n एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो आप सोचिए कि अगर ए में हमारे कितने हैं, n एलिमेंट है हमारे, एक्चुअली n एलिमेंट है, और बी में हमारा क्या है, m एलिमेंट है। तो जो पहला एलिमेंट होगा हमारा, मान लीजिए हम 1 है पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट होगा तो उसकी इसमें कितनी चॉइस है, यम चॉइस है इसमें, क्योंकि अगर इसमें यम एलिमेंट है तो 1 को एक बार इसके बाद लेंगे तो एक पेयर बनेगा, 1 को एक बार इसके बाद लेंगे तो एक पेयर बनेगा, 1 को एक बार इसके साथ लेंगे तो एक पेयर बनेगा। तो 1 को हम कितने के साथ ले सकते हैं, तो 1 को हम कितने के साथ ले सकते हैं, यम बार, यानी पहले एलिमेंट की कितनी चॉइस हुई, यम। अब अगर हमारा दूसरा एलिमेंट अगर मान 2 मान लेते हैं, तो फिर 2 की कितनी चॉइस है, 2 को एक बार इसके साथ लेंगे तो एक पेयर बनेगा, एक बार इसके साथ लेंगे तो एक पेयर बनेगा, एक बार इसके साथ लेंगे तो एक पेयर बनेगा। इसका मतलब 2 की भी कितनी चॉइस है, यम है। वैसे 3 अगर है, 3 की भी कितनी चॉइस होंगी, यम चॉइस होंगी। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी चॉइस कितनी होगी, यम होगी। और ये कितनी टाइम्स होगी, यन टाइम्स होगी, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, यन एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में आएंगे वो कितने आएंगे। अब ए के लिए कितनी चॉइस है, यम है, तो यम क्रॉस यम क्रॉस यम क्रॉस करते करते यम, और ये कितनी टाइम्स करेंगे, यम टाइम्स, क्योंकि यन एलिमेंट है हमारे ए में। इसका मतलब क्या हो गया, यम के पावर यम 10। इसका मतलब क्या हो गया कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इतना इज यम की पावर यम। ये आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार और देखिए। ए में हमारे यन एलिमेंट है और बी में हमारे यम एलिमेंट है। तो ए में अगर हम पहला एलिमेंट मानते हैं 1 है, तो 1 की कितनी चॉइस है यम में, तो 1 का अगर हम, ये हमारे यम एलिमेंट है 1, ये यम एलिमेंट है हमारा, तो 1 को सबसे पहले इसके साथ लेंगे तो एक पेयर बनेगा, फिर 1 को इसके साथ लेंगे तो एक पेयर बनेगा, 1 को इसके साथ लेंगे तो एक पेयर बनेगा। तो वैसे 1 को इसमें कितनों के साथ लेके हम पेयर बना सकते हैं, तो इसमें यम एलिमेंट है जिसके साथ लेके हम 1 को पेयर बना सकते हैं। यानी 1 को पेयर बनाने की कितनी चॉइस है, यहाँ पे यम है। फिर 2 को बनाने की कितनी होंगे, यम होंगे। इसी तरह जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी कितनी चॉइस है, यम एलिमेंट चॉइस है। तो टोटल चॉइस कितनी हो जाएगी, यम क्रॉस यम टाइम्स, यानी यम की पावर यम। तो जो टोटल एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में वो कार्डिनलिटी ऑफ यम, यानी मतलब यम की पावर यम होंगी। अभी मैंने कार्डिनलिटी का यूज कर दिया। कार्डिनलिटी आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कार्डिनलिटी। वो काउंटेबल काउंटिंग प्रोसेस जब शुरू होगी तो वहां कार्डिनल का यूज होगा। अभी आ गया मेरे वहां से, तो ये सिंपल आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं पहले का। अब हम देखते हैं अच्छा सा एग्जांपल है कार्टेशियन प्रोडक्ट का।
ये है हमारा क्या एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हमारा अगर ए हमारा ऐसा सेट है x बिलोंग टू आर सच दैट 2 से बड़ा होगा x लेस देन आर इक्वल टू 3। अब बी हमारा क्या है बी हमारा है y बिलोंग टू आर, ये y हमारा सच दैट 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू आर, 3 से बड़ा होगा y लेस देन आर इक्वल टू। ये ए और बी हमारा दो सेट दे दिया है ए और बी। अब कह रहा है कि डिफाइंड ए क्रॉस जिसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको डिफाइन करनी है। तो ए हमारा क्या है कि ऐसा रियल नंबर जो 2 और 3 के बीच में लाई करे, और बी है कि ऐसा रियल नंबर जो 0 से 2 और या तो 3 से 4 के बीच में लाई करे। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है। सिंपली हम इसका ग्राफ ड्रा करके देख सकते हैं एक्स वाई एक्सिस पे। तो हम अगर ये लें, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। ये सिंपली ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है वाई। अब कह रहा है क्या कि ये हमारा जो सेट है वो कहां से कहां है 2 से और 3 के बीच में एक्स लाई कर रहा है। अगर हम इसको 1 माने, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। तो एक्स हमारा 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, यानी यहां से यहां तक हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है। अब वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। अब जो वाई यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कहां कितने तक है 4 तक है, तो 4 तक है। अब कह रहा है क्या कि एक्स तो हमारे यहाँ लाई कर रहा है और वाई पहले कहाँ लाई कर रहा है 0 से बड़ा 0 से 2 के बीच में, यानी यहां से लेके और यहां तक लाई कर रहा है। तो ये एरिया अगर हम देखें, ये और ये हो गया, ये वाई का एरिया हो गया और ये एक्स का एरिया हमारा ये। इसका मतलब जो हमारा ये एरिया जो है वो हो गया इसको और इसको लेके, जो हमारा ए क्रॉस बी होगा, एक तो हमारा ए क्रॉस बी ये हो गया, जिसमें ये एरिया खत्म हो जाएगा और ये बचा हमारा, ये एरिया हमारा बचा है ए क्रॉस बी। दूसरा कर रहा है कि वाई कहाँ भी और भी हो सकता है 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में ये हो सकता है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं और इसको ये करें, तो अब कौन सा एरिया कह रहा है ये वाला एरिया, ये और ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला एरिया, यानी हमारे क्या होंगे इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ वो ए क्रॉस बी का वो इस प्रकार होगा कि ये हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो ये एरिया हमारा क्या करेगा डिनोट करेगा। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा, जिसमें आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेट, सबसेट, पावर सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन, प्रॉपर्टी, 1-1 फंक्शन, अनटू फंक्शन, काउंटिंग, बाइजेक्टिव, सब देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। एक्चुअली अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।